हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट के लिए मैथ की पेडागोजी की क्लासेस, जो कि आपको रोज़ शाम को 7 से 8 बजे के बीच में दी जा रही है। आप लोग विजिट करते रहिए 7 से 8 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है महावीराचार्य, चौथा है भास्कराचार्य। तो बताइए गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे इनमें से। गणित सार संग्रह पुस्तक किसने लिखी थी साथियों? लिखी थी महावीराचार्य ने, ये पुस्तक लिखी थी। नहीं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है, आपको बताना है। गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध किसके साथ में होता है? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान के साथ, दूसरा हिंदी के साथ, तीसरा सामाजिक ज्ञान के साथ और चौथा है चित्रकला के साथ। तो सभी लोग आंसर करेंगे, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध किसके साथ में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ होता है गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? आपको बताना है कि जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें होती हैं ये किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। साथियों आपको बता दें, ये हमारी मैथ पेडागोजी सीटेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, जो तीसरी या चौथी क्लास है आज हमारी। जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर बनने की उम्मीद है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा दिए जा रहे हैं। इसीलिए हर तरीके के आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं लगातार 3-4 दिनों से। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना जाकर के एक बार प्लेलिस्ट में। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। किस पर? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर ये पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित की कुल कितनी शाखाएं हैं? आपको बताना है गणित की कुल कितनी शाखाएं हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो आपको बताना है गणित की कुल कितनी शाखाएं हैं। आंसर करेंगे एक बार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गणित की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं होती हैं। कितनी? 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। देखते हैं आगे। आगे है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। ये जो नीचे कथन दिया हुआ है इसमें से गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा है, उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। दूसरा है, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। चौथा है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गणित के हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर हम करवा दे रहे हैं मैथ पेडागोजी के। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको हो सकता है यहीं से क्वेश्चन देखने को मिले। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य क्यों होते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। दूसरा है, ये तर्क पर आधारित हैं। तीसरा है, ये सबके विचार का आदर करते हैं। चौथा है, उपर्युक्त सभी। तो बताइए गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य क्यों होते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, सबको जोड़ लें एक साथ। और जो हमारे नए मित्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। आपके लिए काफ़ी सारी क्लासें हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर के विजिट कीजिए चैनल पर और क्लासों को पढ़िए और लाभ लीजिए उनसे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? क्यों होते हैं? ये तर्क पर आधारित
हैं, इसलिए सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? तर्क पर आधारित होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। पहला ऑप्शन दिया है, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला फॉर्म उपयुक्त है क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। दूसरा है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित स्तर पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों की अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन और आंसर करिए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपको बताना है कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है वराह मिहिर, तीसरा है श्रीधराचार्य, चौथा है महावीराचार्य। तो बताइए इनमें से किसने की थी कुहक गणित ग्रंथ की रचना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने की थी, ब्रह्मगुप्त ने की थी कुहक गणित ग्रंथ की रचना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों एवं किस किस दिन पढ़ाना है। तो आपको बताइना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि है, या दूसरा है खोज विधि है, इकाई योजना विधि, चौथा है आगमन विधि है। तो बताइए ये कौन सी विधि ऊपर लिखी गई है। किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों एवं किस किस दिन पढ़ाना है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी। इसका आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। तो इसका हो जाएगा इकाई योजना विधि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, इकाई योजना विधि हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। आपको बताना है संश्लेषण विधि के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है यह रटने की विधि है, दूसरा है यह एक वैज्ञानिक विधि है, तीसरा है इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं, चौथा है विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है। तो बताइए संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत हो जाएगा। आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है। ये गलत आंसर है, ये विश्लेषण के बाद में आता है, पहले नहीं आता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचकर समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह सिद्धांत लागू होता है। आपको बताना है कि विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचकर समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना, यह सिद्धांत किस पर लागू होता है। क्या वो आगमन विधि है, या फिर निगमन विधि है, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि है, या फिर प्रायोजना विधि है। तो एक बार इसका आप लोग आंसर करेंगे, ये कौन सी विधि हो जाएगा, आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर प्रायोजना विधि। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि में ये लिखा हुआ है कि बच्चों को स्वयं सोचने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए। आपको एक चतुर्भुज की रचना करनी है तो आपको बताना है उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है पैमाना, दूसरा है कंपास, तीसरा है पेंसिल, चौथा है या फिर उपर्युक्त सभी। चतुर्भुज की रचना है तो आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए। तो आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका हो जाएगा पैमाना भी होना चाहिए, कंपास भी होना चाहिए, पेंसिल भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है,
उपर्युक्त सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए अगर हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है तो। आगे देखते हैं। आगे है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है, आपको बताना है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। पहला है मानसिक चित्रण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन औपचारिक निगमन। दूसरा है मानसिक चित्रण विश्लेषण औपचारिक निगमन अनौपचारिक निगमन। तीसरा है मानसिक शिक्षण औपचारिक निगमन विश्लेषण अनौपचारिक निगमन। और चौथा है औपचारिक निगमन अनौपचारिक निगमन विश्लेषण और मानसिक चित्रण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं साथियों। बने रहिए हमारे साथ लगातार आप, और रोज़ क्लास को ज्वाइन कीजिए जब तक करवाई जा रही हैं आपको ये क्लासें। और सभी साथी मित्रों के पास शेयर भी कर दिया करें इसको, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लासें आपको करवाई जा रही हैं यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मानसिक चित्रण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन या फिर औपचारिक निगमन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इसको आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए इसको। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है आपको बताना है। कक्षा 2 के कुछ बच्चे जो कि अपने सवालों को हल करते हैं तो उनको हासिल लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बताइए यह समस्या का कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर की समझ का अभाव। दूसरा है अंकित में रुचि का अभाव। तीसरा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव। चौथा है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी साथी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव। क्या हो जाएगा? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखा गणित में एक रेखा पर लंब को निम्नलिखित में से किस संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं। आपको बताना है। जब आप रेखा गणित को पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक रेखा को लंब के द्वारा किस चिन्ह के द्वारा दर्शाना होता है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो बताइए इनमें से कौन सा चिन्ह हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। रेखा गणित में एक रेखा पर लंब को निम्नलिखित में से किस संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम दर्शाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। दूसरा है अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। तीसरा है छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। चौथा ऑप्शन है विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जब एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सभी लोग क्लास में बने रहिए साथियों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको लग रहा हो कि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर नहीं बनते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना या समझाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों या आकारों का अध्ययन करते हैं कहलाती है। आपको बताना है गणित की वह शाखा क्या कही जाती है जिसके अंतर्गत हम आकृतियों या आकारों का अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन है अंक गणितीय शाखा। दूसरा है बीज गणितीय। तीसरा है ज्यामितीय। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आपको आंसर देना है इनमें से कौन सी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आकृतियों या आकारों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
कौन सी शाखा है वो ज्यामितीय शाखा होती है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके अंतर्गत हम आकृतियों या आकारों का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। कक्षा 4 का विद्यार्थी 588 को 588 पढ़ता है, लेकिन लिखता किस प्रकार से है, लिख इस प्रकार से देता है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। जब कोई विद्यार्थी 588 पढ़ना होता है तो वो सही तरीके से पढ़ लेता है, लेकिन जब लिखना होता है तो वो इस प्रकार से लिखता है। तो आपको बताना है शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। दूसरा है विद्यार्थी ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। तीसरा है विद्यार्थी कक्षा में एकाग्र नहीं है। चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको आंसर करना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार इसका। सभी लोग आंसर कर देंगे साथियों, सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। वह क्या नहीं कर पा रहा है, स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसने 588 को पढ़ तो लिया था सही तरीके से, लेकिन लिख नहीं पाया सही तरीके से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। आपको बताना है जो शब्दावली आपको ऊपर दी गई है, यह शब्दावली किस नाम से जानी जाती है। क्या वो गणित शिक्षण में भाषा है, या फिर गणित शिक्षण में मूल्य है, या फिर गणित शिक्षण में सहसंबंध है, या फिर गणित शिक्षण में उपकरण है। तो इसका आंसर कर दीजिए। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, गणित शिक्षण में भाषा। क्या हो जाएगा, गणित शिक्षण में भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विचार करते समय कक्षा में निम्न पहेली का प्रयोग करता है। पहेली क्या है, मैं 8 इकाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य आपको बताना है। एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विचार कर रहा है और कक्षा में एक पहेली बोला। क्या बोला है कि मैं 8 इकाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है, जो शिक्षक इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। दूसरा है योगात्मक आकलन करना। तीसरा है कक्षा में एक रस्ता को तोड़ना। और तीसरा है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित करवा रहा है टीचर, इस प्रकार से पहेली पढ़ा कर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन कई विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। विद्यार्थियों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को क्षेत्रफल का उपयोग नहीं आता है। दूसरा है विद्यार्थियों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। तीसरा है अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा या फिर दूसरा कोई ऑप्शन हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और सही तरीके से आंसर करना है। सही आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे आज के आपके लिए जो हम लेकर आए थे। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, इसीलिए बच्चों को ये क्या कर दिया है, भ्रम में डाल दिया है इसने। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और
आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। पहला है सर्वेक्षण, दूसरा है वाद विवाद, तीसरा है परियोजना, चौथा है समाचार पत्र या रिपोर्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा वाद और विवाद। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, वाद और विवाद। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को आज की हमारी क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले 25 में से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।